ये कहानी है नेहा की, जो अपनी सहेली कविता के साथ अपने घर की ओर आ रही थी। तभी कविता अपनी सहेली नेहा से कहती है, नेहा चल देसी घी की कचौरी खाते हैं। एक बार तो देसी घी की कचौरियाँ खाएगी ना तो बार बार खाएगी। ये तो कैसी बातें कर रही है कविता, भला देसी घी में कचौरियाँ कौन बनाता है? अरे कचौरियाँ तो रिफाइन में बनती है। अरे बाबा, ऐसा तुझे लगता है कि कचौरियाँ रिफाइन में बनती है? अरे बड़ी और अच्छी जगह पर जाएगी ना तो वहाँ कचौरियाँ देसी घी में ही मिलेंगी। मतलब तू कहना चाहती है कि तू मुझे किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ कचौरी खिलाने ले जा रही है? देख कविता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कचौरियाँ खा सकूं, इसलिए हम कचौरी बाहर रेडी से ही खा लेते हैं। तू तो जानती है ना मेरे घर की कंडीशन। तू ना बहुत सोचती है। अरे मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर कविता नेहा को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाती है और वो दोनों वहां पर देसी घी में बने कचौरियाँ खाने लगती है। देसी घी की कचौरी खाकर नेहा को सच में बहुत स्वाद आता है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यार कविता, सच में ये कचौरियाँ तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। इसमें देसी घी का कितना स्वाद आ रहा है। मन तो कर रहा है जिसने इस कचौरी को बनाया है उसके हाथों को चूम लूं। नेहा ये बोलती ही है कि इतने में वहाँ एक शेफ आ जाता है और अपने हाथों को आगे करते हुए नेहा से कहता है, अगर आपको मेरे हाथ चूमने हैं तो चूम लीजिए। मैंने अपने हाथों को आगे कर दिया है, आप चूम लीजिए ना हाथों को। ये क्या बकवास है और तुम ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं और ये कचौरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने बनाई है। इस रेस्टोरेंट की फेमस कचौरी है ये। और देखो, आप जैसी खूबसूरत लड़कियां भी इसकी तारीफ करने लगी हैं। रौनक की ऐसी बातें सुनकर नेहा चिढ़ जाती है और वो उससे बिल मांगती है। आप मुझे मेरा बिल दे दीजिए, मैं अभी अपना बिल पे करके यहाँ से जा रही हूँ और फीडबैक में इसका रिव्यू गंदा ही दूंगी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का जब मालिक ही ठरकी है तो यहाँ के बाकी लोग न जाने कैसे होंगे। यार नेहा, क्या हो गया है तुझे? तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे तुमने शेफ के बारे में पूछा तो इस रौनक ने अपना हाथ दे दिया। अच्छा, तो तू इसे जानती है? अरे नहीं पगली, मैं इस लड़के को नहीं जानती। अगर तू इस लड़के को नहीं जानती तो इसका नाम तुझे कैसे पता? कविता, मुझसे तेजी मत दिखा। मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि मुझे ऐसी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हाँ, आगे से मुझे देसी घी की कचौरी खिलाने के लिए इस रेस्टोरेंट में कभी मत लाना, वरना तेरी मेरी दोस्ती भी खतरे में आ जाएगी। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है तो वहीं रौनक भी नेहा का ये बर्ताव देख उदास हो जाता है और कविता से कहता है, तो मिस कविता, अब क्या कहना चाहेंगी आप तो बहुत कह रही थी कि आपकी दोस्त दिल की बहुत अच्छी है, वो मेरे प्यार के प्रस्ताव को कभी नहीं ठुकराएगी। लेकिन यहां तो मेरे प्यार को अपनाना तो दूर, वो तो आपकी दोस्ती भी खतरे में डालकर चली गई। वो इसलिए बेवकूफ क्योंकि तुमने उससे बात ही कुछ इस तरह से की है। और कौन सा ओनर अपना हाथ आगे करके ये कहता है कि मेरे हाथों को चूमो? बेवकूफ कहीं की, थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। माना कि तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट के अकेले मालिक हो, पर वही बुद्धि थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर लेते तो आज नेहा तुम्हारे घर होती। अब क्या किया जाए कविता, तुम ही बताओ। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, पर वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि उससे बात करने में बहुत डर लगता है। और आज जो हुआ उसके बाद तो उसके सामने जाने से भी डर लग रहा है। अब तुम ही कुछ आइडिया बताओ। कविता रौनक के चेहरे की तरफ देखती है और एक लंबी सांस भर के वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा के घर एक लड़के का रिश्ता आता है। नेहा बेटा, तेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया है, अगर तू कहे तो बात आगे चलाओ क्या? माँ, आप तो जानती है कि अभी मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी है और मैं अभी शादी करके अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहती। लेकिन बेटा, तू खुद सोच कि तेरे घर की कंडीशन क्या है। तेरे घर में अकेले कमाने वाले तेरे पिताजी है और अब तेरे पिताजी भी बुजुर्ग हो रहे हैं। उनके कंधों में इतनी जान नहीं कि अब वो तेरी शादी का खर्चा उठा सके। हमारे पास जितना भी पैसा है वो हम तेरी शादी में लगाना चाहते हैं। वैसे भी लड़का अच्छे घर से है और तो और उसकी कोई मांग नहीं है। कल को अगर कोई और रिश्ता आया और उनकी दहेज की मांग हुई तो हम कहाँ से पूरा करके देंगे? अपनी माँ की बात सुनकर अब नेहा के पास शादी करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब अगले कुछ ही दिन बाद रौनक अपनी माँ कुंती के साथ शादी के घर आता है
और जब नेहा रौनक को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, ये लड़के वाले हैं, अब तुझे देखने के लिए लड़का नहीं आएगा तो क्या उसके पिताजी आएंगे? शादी करके जिंदगी तुम दोनों को आपस में बितानी है, ना कि माँ बाप को। अरे माँ बाप की पसंद नापसंद नहीं देखी जाती, बल्कि बच्चों की पसंद देखी जाती है। बेटा, मैंने तुझे हमारे रेस्टोरेंट में कचौरी खाते हुए देखा था। अरे जब तू मेरे बेटे को फटकार लगा रही थी तो मुझे तू बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मेरे बेटे को सही ट्रैक पर लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तू है। इसलिए मैंने जैसे तैसे तेरा पता निकलवाया और तेरे घर रिश्ता भिजवा दिया। हमने तो कोई दहेज की मांग नहीं की है, बस हम चाहते हैं कि हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से हो। कुंती की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं कहती और अपनी माँ की तरफ देखती है, जहाँ उसकी माँ नेहा को एक आस भरी निगाहों से देख रही थी। नेहा भी शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह रौनक और नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द रौनक और नेहा एक दूसरे के साथ शादी करके पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है, पर क्योंकि वो रौनक को जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो ना तो रौनक के करीब जाती और ना ही उसके साथ बेड पर एक साथ सोती है। नेहा अक्सर हर रात अपना बिस्तर नीचे बिछाकर सो जाया करती। ऐसे ही एक दिन रौनक नेहा के पास आता है, उसे कहता है, नेहा, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? आखिर क्या वजह है जो तुम मुझसे कटी कटी रहती हो? अरे अब तो हम शादीशुदा हैं, हम दोनों पति पत्नी हैं अब। मैं जानती हूँ रौनक कि हम दोनों अब पति पत्नी हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये शादी मैंने तुम्हारे या तुम्हारे माँ के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की वजह से करी है, क्योंकि उन्हें तुम पसंद थे। उन्होंने मुझसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा, बस उन्होंने मुझसे शादी की मांग रखी थी, इसलिए मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी ये शादी ना करके। पर सच कहूँ तो मेरा शादी करने का जरा सा भी मन नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मेरी शादी होगी या मैं प्यार जैसे बंधन में बंधूंगी तो मेरी पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और मैं सिर्फ ससुराल में ही फंस कर रह जाऊंगी। देखो वही हुआ। नेहा, मैं तुम्हारे इस घुमावदार बातों को समझ नहीं पा रहा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे क्लियर बोलो कि तुम क्या चाहती हो। रौनक, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब है और उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करवाई है। इतना पढ़ लिख कर मैं अपना ससुराल नहीं संभालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे उनका नाम रोशन हो, और इसलिए मैंने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया, और जब भी तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैंने हमेशा तुमको खुद से दूर किया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये था ही नहीं। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर रौनक को भी बहुत बुरा लगता है और उसे एक एहसास होता है कि शायद वो उसकी और उसकी पढ़ाई के बीच में आ गया। अब अगले दिन रौनक एक फॉर्म लेकर आता है और नेहा को वो फॉर्म देकर कहता है, नेहा, तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज का फॉर्म लेकर आया हूँ, तुम अब अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लेना। रौनक की बात सुनकर नेहा हैरान थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद रौनक उसकी पढ़ाई में उसका कभी साथ नहीं देगा। लेकिन जब रौनक उसके लिए फॉर्म लेकर आता है तो नेहा की भी आंखें भर आती है। तभी वहां कुंती आती है और बहू के आगे की पढ़ाई का फॉर्म देख कहती है, रौनक, ये तो पढ़ाई का फॉर्म क्यों लेकर आया है? तेरी तो पढ़ाई हो गई है ना? माँ, ये मेरी पढ़ाई का नहीं बल्कि नेहा की पढ़ाई के लिए फॉर्म लाया हूं मैं। नेहा का सपना है कि वो पढ़ाई करके खुद का कुछ कर सके, इसीलिए मैं चाहता हूं कि नेहा आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करे। लेकिन शादी के बाद कौन सी पढ़ाई होती है? अरे शादी के बाद एक लड़की अपने घर बार में ही उलझ जाती है। माँ, पढ़ाई करने की कोई उम्र या कोई समय सीमा नहीं होती। मैं चाहता हूं कि नेहा आगे की पढ़ाई करे और हमारा नाम रोशन करे। रौनक अपनी माँ को काफी समझाता है, जिसके बाद कुंती उसकी पढ़ाई के लिए राजी हो जाती है और नेहा अब अपनी पढ़ाई पूरी करती है। तो वहीं पढ़ाई करने के साथ वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेती है। ऐसे ही एक दिन कुंती किचन में देसी घी की कचौरियां बना रही होती है कि तभी उसकी खुशबू नेहा तक पहुंचती है और नेहा किचन तक खींची चली जाती है।
माँ जी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन मुझे कहीं भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी ये स्पेशल देसी घी की कचौरियाँ बनाना सीखूँ और खुद का एक स्टॉल लगाऊँ जिस पर सिर्फ देसी घी की कचौरियाँ मिलेगी। नेहा की बात सुनकर उसकी सास उस पर गुस्सा नहीं बल्कि उसको प्यार से कचौरियाँ बनाना सिखाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब नेहा भी देसी घी में कचौरियाँ बनाना सीख जाती है। ऐसे ही अब बहुत जल्द नेहा घर से ही कचौरियाँ बनाकर स्विगी जोमेटो द्वारा अपनी कचौरियाँ घर घर तक पहुँचाने लगती है। देखते ही देखते नेहा भी अच्छा कमाने लगती है। ये देख उसकी सास को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट से जो पैसा आ रहा था उसके साथ साथ उतना ही पैसा उसकी बहू भी तो कमा रही थी। एक दिन बिट्टू बाहर से अपने घर में आता है और उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तभी बिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बेटा, तुम्हारे फेवरेट बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। सच्ची? फिर तो आज मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। आखिर मेरे फेवरेट बैंगन के पकौड़े जो बन रहे हैं। अरे हाँ बाबा, तुझसे जितना बन पाए तो उतना खा लियो। अर्चना अपने छोटे से परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। क्योंकि अर्चना के घर में सबको उसके हाथ के बैंगन के पकोड़े बहुत पसंद थे, इसलिए कोई भी खुशखबरी होती तो अर्चना घर में बैंगन के पकोड़े ही बनाया करती। अर्चना बैंगन के पकोड़े बनाकर जैसे ही हटती है, वैसे ही वहां अर्चना का पति विनोद आ जाता है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। गर्मा गर्म पकौड़े तो बनकर तैयार है। अब मैं भी गर्मा गर्म सभी के साथ बैठकर बैंगन के पकौड़े खाऊंगा। बैंगन के पकोड़े तो तैयार होने ही थे बेटा। आखिर तेरी पोस्ट जो बढ़ गई, अब तो सैलरी के साथ साथ तू शहर में काम करेगा, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। माँ, मैं आजकल शहर नहीं जा रहा। कंपनी की तरफ से हमें घर भी मिल रहा है। अब हम सब शहर में ही रहेंगे और बिट्टू की पढ़ाई भी शहर में ही कराएंगे। तो बिट्टू, अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं और वहां पर बिना टेस्ट के स्कूल में एडमिशन नहीं होता। अगर तुम्हें अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करनी है तो बहुत तैयारी करनी होगी, ताकि तुम टेस्ट पास कर सको और अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सको। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे स्कूल से पढ़ाई करनी है। वैसे हम लोग शहर कब जाएंगे? कब से आपको नए ऑफिस में बुलाया है? बस अगले महीने की 1 तारीख को ही हमें शहर शिफ्ट होना है, तो उसके हिसाब से 27 या 28 तक हमारी फ्लाइट की टिकट बन जाएगी। हे भगवान, फ्लाइट की टिकट तो बहुत महंगी होती है। अरे बाबा, कंपनी ही बनाएगी टिकट। इसके बाद हम 30 या 31 तक शहर में पहुंच जाएंगे और 1 तारीख से मैं अपनी नई कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा। तब से शुरुआत होगी हमारी नई लाइफ की। बहू, इसका मतलब है अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। जल्दी से तू सारी पैकिंग करके रख ले, कहीं कुछ सामान छूट ना जाए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अगर हमारा कोई भी सामान छूट गया ना, तो हम दोबारा शहर से गांव अपना सामान लेने थोड़ी ना आएंगे। माँ, कुछ पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बस कपड़े और जरूरत की कुछ चीजें पैक कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ कंपनी दे रही है हमें। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई हैं, अब जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाए जाएं। वैसे भी अर्चना के पकौड़ों की बात ही अलग है। जो भी कहो अर्चना, तुमसे अच्छा बैंगन का पकौड़ा कोई नहीं बना सकता। यहाँ किसी को बैंगन पसंद नहीं, लेकिन जब तुम पकौड़े बनाती हो तो हम सब तुम्हारे बैंगन के पकौड़ों के दीवाने हो जाते हैं। अर्चना की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतता है और देखते ही देखते शहर जाने का दिन पास आने लगता है। ऐसे ही एक दिन विनोद फोन पर अर्चना से बात करते हुए कहता है, अर्चना, मुझे फ्लाइट की टिकट मिल गई है। परसों ही हम सब शहर के लिए निकल रहे हैं, तो तुम आखिरी बार गांव में हम सब के लिए बैंगन के पकौड़े बना लो और सभी को अलविदा कह दो। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, आप बस जल्दी से आ जाओ। आज विनोद की खुशी दुगनी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी चला रहा था। पर तभी अचानक से उसके गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और उसी समय विनोद का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विनोद अपने पूरे परिवार वालों का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। विनोद के जाने के बाद विनोद का परिवार बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, दादी, जब से पापा की मौत हुई है तब से माँ ने तो बैंगन के पकौड़े बनाना ही छोड़ दिया। माँ से कहो ना, आज वो हमारे लिए बैंगन के पकौड़े बना दे।
हाँ बेटा, मैं बोलूंगी तेरी माँ से। इस तरह आशा अपनी बहू अर्चना से बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए कहती है। माँ जी, मैं बैंगन के पकोड़े कैसे बनाऊं? आप जानती है ना, जब से विनोद हमें छोड़कर गए हैं, हमारे ऊपर कैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। ये घर चला पाना मुश्किल हो रहा है और आप बिट्टू को दिलासा दे रही है कि मैं बैंगन के पकोड़े बनाऊंगी। माँ, इस समय मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। अरे, ये सोच सोच कर मेरा तो सर फटा जा रहा है कि घर कैसे चलाऊं। 2 महीने से बिट्टू के स्कूल की फीस नहीं गई है। अगर स्कूल की फीस नहीं भर पाई तो इस बार तो स्कूल वाले बिट्टू को स्कूल से निकाल ही देंगे। जब से विनोद जी गए हैं तब से घर का किराया नहीं गया है। घर के खर्चे खत्म ही नहीं हो रहे। आपकी दवाई खत्म हो गई है। मेरे पास इन सबको पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं और इसे बैंगन के पकोड़े खाने हैं। अर्चना और उसका पूरा परिवार अपने ऊपर दुखों को झेल रहे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति समय के साथ साथ बिगड़ती जा रही थी और इसी बीच एक औरत अर्चना से मदद मांगने आती है। अर्चना बहन, मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। मैंने सोचा कि उन्हें पकोड़े बनाकर दे दूं, पर मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं है और तुम तो जानती हो ना, बैंगन के पकोड़े बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे घर में सिर्फ बैंगन रखे हैं, तो तुम प्लीज घर आकर मेरे मेहमानों के लिए बैंगन के पकोड़े बना दो ना, ताकि मेरी इज्जत बच जाए। बेटा, मेरी बहू इस वक्त कहीं नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमें जूड़ा बनाने का काम मिला है। अगर वो तुम्हारे घर में जाकर बैंगन के पकोड़े बनाएगी तो हमारा दिन में जो मुश्किल से 100 रुपए की दिहाड़ी बनती है वो भी नहीं बन पाएगी। और तू तो हमारे घर के हालातों से बखूबी वाकिफ है। आंटी जी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, इसलिए मैं अर्चना बहन से किसी भी तरह का कोई फ्री में काम नहीं करवाऊंगी। मैं खुद नहीं चाहती कि आप लोगों का नुकसान हो, इसलिए मैं अर्चना बहन को बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए पैसे दे दूंगी। इसलिए अब आप प्लीज उसे पकोड़े बनाने दीजिए ना। देखिए, इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। दादी, जाने दो ना माँ को। इसी बहाने माँ के बैंगन के पकौड़े फेमस हो जाएंगे और क्या पता हमें आंटी की तरह और भी लोग आकर माँ से बैंगन के पकौड़े बनाए। दिन के 100 रुपए कमाना से तो अच्छा है ना कि माँ 400-500 कमाए, ताकि हमारा घर चल सके। अर्चना और आशा को बिट्टू की बात बहुत पसंद आती है और अर्चना बिना कुछ सोचे उस औरत के घर जाकर बैंगन के पकोड़े बनाती है और वो औरत एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से अर्चना को 500 रुपए दे देती है। जिसके बाद बिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और पापा कहते थे ना आपसे कि आप बैंगन के पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। आज इतने दिनों बाद ये 500 रुपए देखकर कितनी खुशी मिल रही है। एक समय था जब 500 रुपए हम बाहर जाकर खा कर आ जाते थे और अब ये नौबत आ गई कि दूसरों के घर में बैंगन पकोड़े बनाकर हमने ये 500 रुपए कमाए हैं। माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, यही हमारी किस्मत है। काश कि इस तरह रोज मुझे काम मिल जाता तो मैं डेली का 500 रुपए कमा लेती। माँ, हमें स्कूल में मैडम ने सिखाया था कि अगर हम अपना खुद का बिजनेस करें तो ज्यादा फायदा है। अगर आप इन 500 रुपए से बेसन और बैंगन खरीदकर बाजार में या कहीं पर भी बैंगन के पकोड़े बनाकर बेचे तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जो घर से बनाते हैं ना पकोड़े, उसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर हम अपने पकोड़े खुद बनाकर बेचे तो हमारा ज्यादा बिजनेस होगा। बिट्टू की बात अर्चना और आशा को पसंद आ जाती है। अब अर्चना बिट्टू के कहे अनुसार घर में थोड़े से बेसन और बैंगन लेकर आती है और उन्हें बनाकर बाजार में गरीब माँ के पकोड़े के नाम से बेचने लगती है। गरीब माँ के बैंगन के पकोड़े? अरे बहन, क्या तुम सिर्फ बैंगन के ही पकोड़े बनाकर बेचती हो? भला तुमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? बैंगन यहाँ किसी को पसंद नहीं आता है, इसमें तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। भाई साहब, जब आप मेरे हाथ के पकोड़े खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन के पकोड़े बेचना ही क्यों मुनासिब समझा। अरे बहन, मैं तो हर तरह के पकोड़े खा लेता हूँ, इसीलिए जल्दी से लगा दो मेरे लिए अपने खास स्पेशल बैंगन के पकोड़े। वो आदमी अर्चना का पहला ग्राहक था, इसलिए अर्चना बहुत ही प्यार से उसे बैंगन के पकोड़े देती है और उससे 20 रुपए ले लेती है। और इस तरह एक एक करके अर्चना के पास ग्राहक आते रहते हैं और उसके अच्छे खासे बैंगन के पकोड़े बिक जाते हैं। अब शाम को जब अर्चना घर जाती है तो बिट्टू अपनी माँ से उसके बैंगन के पकोड़ों के बारे में पूछता है। माँ, कैसा रहा आपका पहला दिन? बेटा, जितना हमने सोचा था उतनी कमाई नहीं हुई।
बहू, तू हिम्मत मत हार और यूं इस तरह उदास मत हो। अरे किसी भी काम में थोड़ा समय तो लगता ही है। तू बस ये देख कि तूने जितने भी बैंगन के पकोड़े बनाए थे वो सब पकोड़े बिक गए। देखना कल तेरी और अच्छी कमाई होगी। अपनी सास और बेटे की बात सुनकर अर्चना का हौसला बढ़ जाता है और वो अगले दिन फिर से बैंगन के पकोड़े बेचने जाती है। और आज उसकी दुकान पर काफी भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर अर्चना बहुत खुश होती है और खुशी से खुद से बोलती है, सही कहा था माँ जी और बिट्टू ने। लगता है मेरे बैंगन के पकोड़े सभी को पसंद आ रहे हैं, तभी तो लोग मेरे बैंगन के पकोड़ों को इतना खा रहे हैं। उफ, अब शायद मैं अच्छे से अपना घर चला पाऊंगी। अरे बहन, क्या सोच रही हो? जल्दी से 2 प्लेट मेरे बैंगन के पकोड़े पैक करो ना, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे कब से बैंगन के पकोड़ों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बहन, बस आप ही का पैक कर रही थी। भाई साहब, आप भी बता दीजिए आपके लिए कितने बैंगन के पकोड़े पैक करूं? अपने ग्राहकों को बैंगन के पकोड़े बड़े ही चाव से खाता देख अर्चना का हौसला बुलंद हो जाता है और फिर वो कभी हिम्मत नहीं हारती और इस तरह एक गरीब माँ अपने बैंगन के पकोड़े की वजह से फेमस हो जाती है और अब दूर दराज से लोग आकर अर्चना के बैंगन के पकोड़े खाते हैं। बेलापुर नाम के गांव में हरीश अपनी पत्नी कावेरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बेटी रिया 7 साल की थी और बेटा मोनू 5 साल का था। हरीश का गांव में अपना एक गोभी का खेत था। वो अपने खेत में उगी गोभी की फसल बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाता था। उसी से उसके परिवार की 2 वक्त की रोटी का खर्चा निकलता था। इस बार खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है। अगले हफ्ते तक गोभी बिल्कुल अच्छी तरह पक जाएगी तो इन्हें बाजार में अच्छे दाम पर बेच दूंगा। इस बार की कमाई से मैं जमींदार साहब के पैसे भी चुका दूंगा। पापा, इस बार आप मेरे लिए खिलौने वाली गाड़ी भी लेकर आना। आपने पिछले महीने कहा था कि आप अगले महीने मेरे लिए खिलौने वाली गाड़ी लेकर आओगे। हाँ पिताजी, और इस बार आप मेरे लिए नई फ्रॉक भी लेकर आना। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन पहले फसल तो बिक जाने दो। हरीश बड़ी ही बेसब्री से गोभी के फसल के पकने का इंतजार कर रहा था ताकि वो जल्दी से उसकी कटाई करके उसे बाजार में अच्छे दाम पर बेच सके। लेकिन कभी कभी हमारे साथ वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। वैसा ही कुछ हरीश के साथ भी हुआ। गोभी की कटाई करने से 1 रात पहले ही बहुत जोर की बारिश आ गई। हे भगवान, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो सुबह तक मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतनी मेहनत से मैंने इस बार ये गोभी लगाई थी। अगर मैं इस फसल को बेचकर पैसे नहीं कमा पाया तो जमींदार साहब मेरे खेत को हड़प लेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप परेशान मत होइए जी, शायद थोड़ी देर में ये बारिश रुक जाएगी। आप शांति से बैठकर खाना खा लीजिए। बारिश की वजह से हरीश अपनी फसल के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए खाने का एक भी निवाला उसके गले से भी नहीं उतर रहा था। पूरी रात जोरदार बारिश होती रही। अगले दिन हरीश ने जब अपने खेत में जाकर देखा तो उसकी गोभी की पूरी फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अपनी फसल को बर्बाद हुआ देखकर हरीश की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी महीनों की मेहनत बेकार हो गई। कैसे पैसे कमाऊंगा? कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा? मत रोइए जी, जो होना था वो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले साल से हमें इस खेत में नुकसान ही हो रहा है। इससे अच्छा होता कि आप शहर जाकर कुछ और काम ढूंढ लेते। शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है कावेरी। यहाँ जो चीज सस्ते दाम में मिल जाती है वही चीज शहर में इतनी महंगी मिलती है। वहाँ का रहन सहन, खान पान बहुत महंगा है। हम जैसे गरीब लोग शहर में नहीं रह सकते। दोनों पति पत्नी परेशान होकर अपने घर पर आते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद जमींदार साहब का आदमी उनके घर पर पैसे मांगने आ जाता है। भैया, मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दो। मैं कुछ दिनों में ही जमींदार साहब के पूरे पैसे चुका दूंगा। देख हरीश, तू भी अच्छी तरह जानता है कि तू किसी भी हालत में जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका सकता। तेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगली फसल उगाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है तो तू किस तरह जमींदार साहब के पैसे चुकाएगा हैं?
अच्छा होगा तू आराम से अपना खेत जमींदार साहब के नाम कर दे, वरना तेरा खेत अपने नाम करवाने के उन्हें और भी तरीके पता हैं। थोड़ा तो रहम खाओ भैया, तुम तो जानते हो मेरे पास इस खेत के अलावा कमाई का कोई और साधन नहीं है। ये खेत जमींदार साहब ले लेंगे तो मैं काम क्या करूंगा, कैसे अपने बच्चों को पालूंगा? वो सब सोचना मेरा काम नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। शाम तक ये खेत जमींदार साहब के नाम पर हो जाना चाहिए। नहीं भैया, ये खेत तो हम जमींदार साहब को नहीं दे सकते। बाकी रही पैसों की बात तो वो कल हम जमींदार साहब को दे देंगे। आप हमें एक दिन की मोहलत तो दे ही सकते हो ना? हरीश की पत्नी कावेरी के कहने पर जमींदार का आदमी उन्हें एक दिन की मोहलत दे देता है। उसके जाने के बाद हरीश कावेरी से पूछता है, ये तुमने क्या किया कावेरी? तुम्हें पता है ना हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो फिर हम कल तक जमींदार साहब के पैसे कैसे चुकाएंगे? तुमने क्या सोचकर राजू से ये बात कही? आप मेरे गहनों को बेच दीजिए, घर की अलमारी में रखे रखे वो मेरे किसी काम के नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कि उन्हें बेचकर हम अपने खेत को बचा ले। कावेरी की बात मानकर हरीश उसके गहनों को सुनार के पास बेच देता है, जिनसे वो जमींदार साहब के पैसे चुका देता है। बचे हुए पैसों से वो फिर से अपनी जमीन पर खेती करता है, लेकिन उसे अपनी जमीन पर खेती करते हुए देखकर उसका एक पड़ोसी मंगलू अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। पिछली 2 बार से इसकी फसल खराब हो रही है, उसके बाद भी अपनी जमीन पर खेती कर रहा है। इस बार फसल बर्बाद होने के बाद तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अपनी जमीन पर खेती कर सकूं। तो फिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि 2 बार फसल बर्बाद होने के बाद भी ये अपने खेत में तीसरी बार फसल के बीज बो रहा है। जब मैं अपने खेत में फसल नहीं उगा सकता तो मैं इसे भी खेत में फसल उगाने नहीं दूंगा। इसी की वजह से बाजार में मेरा काम ठप हुआ था। ये इतनी सस्ते में सब्जियां बेचता था कि कोई मेरे पास सब्जी खरीदने आता ही नहीं था। इसके लिए तो इसको भुगतान करना ही पड़ेगा। मंगलू हरीश से इतना जलता था कि 2 बार उसकी फसल खराब होने के बावजूद भी वो तीसरी बार उसकी फसल खराब करना चाहता था। इस बार जब हरीश की फसल पककर तैयार होने वाली थी तो मंगलू ने उसके खेत में खराब दवाइयां मिला दी, जिससे उसकी फसल फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गई। तीसरी बार अपने खेत की ऐसी हालत देखकर हरीश की दोबारा खेत में कुछ उगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैं इस खेत से और नुकसान नहीं उठा सकता। मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगा, वरना हम लोग 2 वक्त के खाने को भी मोहताज हो जाएंगे। ठीक कहते हो जी, पता नहीं हमारे खेत को किसकी नजर लग गई है। हरीश अगले ही दिन शहर में काम ढूंढने जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसे शहर में कोई भी काम नहीं मिलता। वो शहर से वापस लौट ही रहा होता है कि तभी उसे खेत के किनारे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास खाना है तो थोड़ा खाना मुझे भी दे दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। नहीं माँ जी, मेरे पास खाना तो नहीं है, बस जेब में 20 रुपए पड़े हैं, लेकिन इन पैसों से तो मुझे अपने गांव वापस जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हारा घर पहुंचना भी जरूरी है। हरीश के जेब में शहर से गांव आने के लिए सिर्फ 20 रुपए ही थे, लेकिन उसे उस बूढ़ी काकी को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने उन पैसों से बूढ़ी काकी के लिए खाना खरीद लिया। ये लीजिए काकी, मैं आपके लिए खाना ले आया, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटा, ये पैसे तो तुम्हें गांव जाने के लिए चाहिए थे ना? तुमने इन पैसों से मेरे लिए खाना खरीद लिया, अब तुम अपने घर वापस कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं पैदल चलकर घर चला जाऊंगा। हाँ, घर पहुंचने में सुबह जरूर हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इस तरह आपको यहाँ पर भूखी छोड़कर चला गया तो मेरे मन को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती। हरीश के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। उसे इस तरह देखकर हरीश बुरी तरह घबरा जाता है। तुम मुझे देखकर इस तरह घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज के समय में तुम जैसे लोग बहुत ही कम हैं,
तुम्हारी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपने बारे में न सोचकर उन पैसों से मुझे खाना खिलाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। जब तुम यहाँ से गुजर रहे थे तभी मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी परेशानी को भांप लिया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गोभी का खेत बर्बाद हो गया है, लेकिन उसे किसी ने जानबूझकर बर्बाद किया है। क्या? लेकिन ऐसा किसने किया? मैं तुम्हें उसका नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये तुम्हारे किसी पड़ोसी ने नहीं किया है और वो फिर से ऐसा करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार वो तुम्हारे खेत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लो, ये जादुई फूलगोभी के बीज है। तुम इन बीजों को अपने खेत में बो देना। इन बीजों से उगने वाली फूलगोभी की फसल कभी खराब नहीं होगी और ना ही ये फसल कभी खत्म होगी। इसलिए तुम अपनी पूरी जिंदगी अपने खेत में उगी फूलगोभी की फसल को आराम से बेच सकते हो। बस तुम हमेशा इसी तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। मैं तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगी। परी के कहने पर हरीश जादुई फूलगोभी के बीजों को अपने खेत में उगा देता है। अगले दिन जब वो अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी फसल फूलगोभी की हरी भरी फसल की तरह लहरा रही थी। अरे, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कल तक मेरा जो खेत बिल्कुल बंजर पड़ा था, आज उस खेत में इतनी हरी भरी गोभी की फसल उग गई है। परी, तुम जहां भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज कितने समय के बाद मेरा खेत फिर से हरा भरा हो गया। हरीश अपने खेत को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके लहराते खेत को देखकर उसका पड़ोसी मंगलू अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। अरे, ये चमत्कार कैसा है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इसके खेत को बर्बाद कर दिया था, तो फिर इसके खेत में इतनी हरी भरी फसल कहाँ से उगाई? जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मैं इसके गड़बड़ को ज्यादा समय तक टिकने नहीं दूंगा। ये अपने हरे भरे खेत को देखकर बहुत खुश हो रहा है ना, मैं इसकी खुशी को इसके रोने में बदल दूंगा। इसके पूरे खेत को फिर से बर्बाद कर दूंगा। हरीश से जलकर मंगलू उस रात सबके सोने के बाद उसके खेत में वही दवाइयाँ छिड़कने जाता है, लेकिन इस बार वो जैसे ही दवाइयाँ छिड़कने लगता है तभी उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। इस बार तो हमने तुम्हें ये बिजली का झटका देकर छोड़ दिया, लेकिन अगर अगली बार तुम हरीश के खेत में किसी गलत इरादे से आए तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अच्छा होगा कि इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जादुई फूलगोभी की आवाज सुनकर मंगलू बुरी तरह डरकर वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद वो फिर कभी हरीश के खेत के आसपास आने की हिम्मत भी नहीं करता। हरीश अपने खेत में उगी जादुई फूलगोभी को बाजार में बेचकर अब खूब अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। चाची चाची, दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए ना। जा यहाँ से, तुम लोगों का ठेका लिया हुआ है क्या मैंने? पहले अपने पति के कमाई से तुम सबको रोटी खिलाऊं और अब सारे पैसे डॉक्टर के पास ले जाकर उड़ा दूं? तेरा बाप यहाँ इतने पैसे छोड़कर गया था ना। ऐसा मत कहिए चाची, दादी बहुत बीमार है। 2 दिन से तो दादी कुछ खा पी भी नहीं पा रही है। आप उन पर थोड़ा तो रहम कीजिए, दादी को डॉक्टर के पास ले जाइए ना। पिंकी अपनी चाची से मदद मांगने के लिए उसकी साड़ी को खींचने लगती है। तभी उसकी चाची मंजू उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारती है। एक बार बोला ना तुझे, जा यहाँ से। नहीं है मेरे पास उस बुढ़िया को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई पैसे वैसे। अगर तू दोबारा से मेरे पास आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, जा यहाँ से। पिंकी रोती बिलखती हुई वापस अपनी दादी के पास जाती है, जहाँ उसका छोटा भाई सोनू भी दादी के पास बैठा हुआ था। दीदी, चाची माँ को डॉक्टर के पास ले जा रही है ना? देखो ना, दादी माँ कुछ बोल ही नहीं रही हैं, बस उनकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं। दादी माँ, आपको क्या हो गया? दादी माँ। पिंकी की दादी की आंख से आंसू बहते हुए वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है।
पिंकी और सोनू के माता पिता का देहांत तो पहले ही एक सड़क हादसे के दौरान हो गया था। तब से वो अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहते थे। चाचा चाची का बर्ताव तो उनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, लेकिन घर पर दादी माँ का नाम होने के कारण वो मजबूरी में उन्हें घर पर रख रहे थे। लेकिन दादी माँ के देहांत होने के बाद उन्होंने पिंकी और सोनू पर जरा भी रहम नहीं किया। शकुंतला देवी का देहांत होते ही वो उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगे। ऐसा मत कीजिए चाची, आप लोगों के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। मम्मी पापा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। दादी थी, अब वो भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों अकेले कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो अपना कोई घर भी नहीं है। तुम्हारे पास अपना कोई घर नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि कोई भी अपने बच्चों को यहाँ पर पटक कर चला जाएगा और मैं उनकी देखभाल करूंगी। मेरे पास पहले ही अपने बहुत खर्चे हैं। मैं तुम दोनों अनाथों का खर्चा अपने सर पर नहीं उठा सकती। तुम दोनों तो वैसे भी इतने मनहूस हो। पहले दोनों अपने माँ बाप को खा गए, फिर माँ जी को भी खा गए। अब क्या चाहते हो, हम दोनों भी तुम्हारे वजह से भगवान को प्यारे हो जाए? नहीं चाची, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कहा था कि दादी माँ को अस्पताल लेकर चलो, लेकिन आप दादी माँ को अस्पताल लेकर नहीं गई, इसलिए उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखो तो कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। अब तो मैं तुझे अपने घर के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। ले अपने भाई को और निकल यहाँ से। मंजू एक पोटली में उन दोनों का सामान बांधकर उन्हें घर से निकाल देती है। सोनू छोटा था, इसलिए वो ये सब देखकर डर जाता है और रोने लगता है। दीदी दीदी, चाची ने हमें घर से निकाल दिया। अब हम दोनों कहाँ पर जाएंगे? पता नहीं सोनू, मैं भी नहीं जानती कि हम दोनों कहाँ जाएंगे। दोनों भाई बहन यूं ही रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। थोड़ी दूर चलते चलते वो दोनों बहुत ही थक जाते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा बाग दिखाई देता है। दीदी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और अब तो अंधेरा भी हो रहा है। हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों ना आज हम दोनों इसी बाग में रुक जाएं? तुम ठीक कह रहे हो सोनू, हम दोनों आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। दोनों बहन भाई वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी सोनू की नजर उस पेड़ पर पड़ती है। देखो दीदी, इस पेड़ पर तो लाल रंग के अमरूद लगे हुए हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी लाल रंग के अमरूद नहीं देखे। हाँ सोनू, लाल रंग के अमरूद तो कभी मैंने भी नहीं देखे। ये तो सचमुच कोई विचित्र पेड़ है। काश कहानियों में लिखी हुई जादुई पेड़ की तरह ये लाल अमरूद का पेड़ भी जादुई होता और हमारे मांगते ही ये अपने पेड़ से हमें बहुत सारे लाल अमरूद तोड़ कर दे देता। हाँ दीदी, काश ऐसा होता। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन इस पेड़ के अमरूद बहुत ऊंचाई पर लगे हैं। हम दोनों इन्हें नहीं तोड़ सकते। अमरूद के पेड़, तुम ही हमें अपने पेड़ के लाल अमरूद खाने को दे दो ना। वो दोनों इतना कहते ही है कि तभी उन्हें एक बिल्ली के रोने की आवाज आती है। अरे सोनू, क्या तुमने एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनी? हाँ दीदी, आवाज तो मैंने भी सुनी। लगता है बिल्ली किसी मुसीबत में है, इसलिए वो रो रही है। हमें उस बिल्ली को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। एक काम करो, तुम यहाँ पर इसी पेड़ के नीचे बैठो, तब तक मैं बिल्ली को ढूंढती हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं दीदी, मैं आपको कहीं भी अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। सोनू पिंकी के साथ बिल्ली को ढूंढने के लिए जाता है तो उन्हें कुछ दूरी पर एक बिल्ली रोती हुई नजर आती है। बिल्ली तो ये रही, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रो क्यों रही है? क्योंकि मुझे तो इसके शरीर पर किसी चोट का निशान भी नहीं नजर आ रहा। प्यारी बिल्ली, तुम क्यों रो रही हो? एक शिकारी आकर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे लड़ नहीं पा रही। तुम दोनों मेरी मदद करो ना। दीदी, मुझे तो इस बिल्ली से बहुत डर लग रहा है। ये तो बात करती है। मैंने तो आज से पहले कभी बात करने वाली बिल्ली नहीं देखी।
मुझे तो ये कोई भूत लग रही है। नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। ये जादुई बगीचा है। यहाँ पर सब पेड़ पौधे जानवर बात करते हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्या तुम मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? ठीक है बिल्ली रानी, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं। हम नहीं चाहते जिस तरह हमारे पास हमारे माता पिता नहीं हैं, वैसे ही बाकी कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़े। चलो हम मिलकर तुम्हारे बच्चे को ढूंढते हैं। सभी बिल्ली के बच्चे को ढूंढने के लिए उसकी खोज में निकल जाते हैं। देखो, यहीं पर वो शिकारी रहता है। उसने अंदर मेरे बच्चे को छुपा कर रखा है, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत से जाल बिछाए हुए हैं। इसलिए अगर मैं अंदर अपने बच्चे को बचाने गई तो वो मुझे भी कैद कर लेगा और फिर मैं कभी अपने बच्चे को आज़ाद नहीं करवा पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सोनू देखो, वहाँ पर वो रस्सी पड़ी है, तुम जल्दी से जाकर वो रस्सी ले आओ। वो दोनों जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो शिकारी खर्राटे मारकर सो रहा था। लाओ, ये रस्सी मुझे दो, मैं शिकारी को इससे बांध देती हूँ। उसके बाद हम बिल्ली के बच्चे को यहाँ से बचाकर ले जाएंगे। पिंकी बिछे हुए जाल से खुद को बचाते हुए अंदर जाती है और जल्दी से सोते हुए शिकारी के हाथ पैर रस्सी से बांध देती है। वो जल्दी से बिल्ली के बच्चे को वहां से आजाद करवाकर भाग जाती है। ये लो बिल्ली रानी, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। पिंकी जैसे ही बिल्ली को उसका बच्चा देती है, वैसे ही वो बिल्ली एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है। मुझे देखकर घबराओ मत बच्चों, मैं इस जादुई बगीचे की महारानी परी हूँ। ये जादुई बगीचा मेरा है। जब तुम दोनों मेरे जादुई लाल अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें कर रहे थे, तो उसने मुझे तुम्हारे यहाँ पर होने का अंदेशा दिया। तुम उससे मदद मांग रहे थे, लेकिन मेरे बगीचे के जादुई पेड़ ऐसे ही किसी की सहायता नहीं करते। जब तक उन्हें ये पता ना चले कि ये इंसान सच्चा और नेक है, तब तक वो तुम्हारी मदद नहीं करते। इसलिए मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने आई थी। तुम दोनों ने निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की, मेरे बच्चे को बचाया, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम वापस मेरे जादुई लाल अमरूद के पेड़ के पास जाओ। अब मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। तभी दोनों भाई बहन फिर से जादुई लाल अमरूद के पेड़ के पास वापस जाते हैं। तो आ गए तुम दोनों। मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि तुमने किस तरह उस बिल्ली के बच्चे को बचाया। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। धन्यवाद जादुई लाल अमरूद के पेड़। हम दोनों को बहुत भूख लगी है। क्या तुम हमें अपने पेड़ के लाल अमरूद खाने के लिए दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी देता हूं। जादुई लाल अमरूद का पेड़ उन्हें अपने पेड़ से अमरूद तोड़ कर देता है। तभी वो उन दोनों से पूछता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों इतनी रात गए इस बगीचे में क्या कर रहे हो? तुम्हें इस समय अपने घर पर होना चाहिए। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। जादुई लाल अमरूद के पेड़ की ये बात सुनकर दोनों बहन भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? मैंने तुम दोनों को कुछ गलत कह दिया क्या? अगर तुम दोनों को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन तुम इस तरह से रो मत। नहीं, हमें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तो फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? जादुई लाल अमरूद के पूछने पर पिंकी उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर जादुई लाल अमरूद के पेड़ को भी बहुत दुख होता है। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम दोनों कितने परेशान हो, लेकिन तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। देखो, मैं चाहूं तो उनकी अकल ठिकाने लगा सकता हूं। उसके बाद वो तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के बीच में रहो जो तुमसे प्यार ही ना करते हो। मैं इसी बगीचे में तुम दोनों के लिए एक प्यारा सा घर बना देता हूं। आज से तुम दोनों इस जादुई बगीचे में अपने घर में रहना। वहां पर तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा होगी। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं भी यहां पर रहूंगा। इसीलिए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं।
क्या तुम सच कह रहे हो जादुई लाल अमरूद के पेड़? हाँ सोनू, तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए अपने जादू से एक प्यारा सा घर बना देता हूं। जादुई लाल अमरूद का पेड़ उन दोनों के लिए वहां पर एक प्यारा सा घर बना देता है। उस दिन से दोनों बहन भाई जादुई बगीचे में अपने प्यारे से घर में रहने लगते हैं, जहां जादुई लाल अमरूद का पेड़ उन दोनों का बहुत ख्याल रखता है और वो दोनों वहां पर बहुत खुश रहते हैं।